हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र अध्याय 3 उत्पादक व्यवहार एवं मांग चैप्टर की स्टडी करेंगे। आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। बस एक चैप्टर रह गया है जो कि कोरोना की वजह से 30% सिलेबस रिडक्शन के चलते हटाया गया था, तो उस पर हमने वीडियो नहीं बनाई है। तो आपका कंप्लीट सिलेबस है, आपको हमने प्लेलिस्ट भी सेपरेट बना दी है, वहाँ जाकर आप सारा सिलेबस देख सकते हैं। और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा उत्पादन लागत क्या होता है। देखिए, उत्पादन लागत का मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो उत्पादन लागत मतलब कि जो भी हमारा उत्पाद बन रहा है उसमें होने वाली लागत से होता है। तो उत्पादन लागत का आशय उन सभी भुगतानों से है जो उत्पादन पर व्यय किए गए हैं, भले ही इसमें उत्पादन द्वारा प्रदान की गई पूंजी, भूमि, श्रम आदि सेवाओं का पुरस्कार भी शामिल हो। साहसी का सामान्य लाभ भी इसमें सम्मिलित होता है। देखिए, उत्पादन लागत का मतलब है उत्पादन पर होने वाले खर्चों से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वास्तविक लागत। देखिए, वास्तविक लागत का मतलब होता है जो एक्चुअल में उत्पादन में खर्चे हुए हैं उनसे। तो वास्तविक लागत से आशय किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन या प्राप्त करने में किए गए वास्तविक व्ययों के जोड़ से होता है। उदाहरण के लिए कच्चे माल के क्रय हेतु भुगतान की गई राशि, श्रमिकों की मजदूरी, पूंजी पर ब्याज आदि वास्तविक लागत कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवसर लागत। तो इसका आशय अतीत या खोए हुए अवसर की लागत से होता है। सरल शब्दों में किसी वस्तु या सेवा की अवसर लागत उस वस्तु या सेवा के किसी वैकल्पिक प्रयोगों से अर्जित किए जा सकने वाला मापनीय आगम होता है। अगला टॉपिक है हमारा स्थिर लागत। देखिए, स्थिर लागत का मतलब होता है, मान लीजिए कंपनी का स्ट्रक्चर आपने बना लिया एक बार, तो एक ही बार में उसमें पैसे लगे, आपके बार बार उसमें खर्चा होगा नहीं। तो इस तरीके की जो लागत होती है वो हमारी स्थिर लागत कहलाती है कि एक बार में ही जो कुछ हो गया, खर्चा होना था, सब हो गया। तो वस्तु के उत्पादन में स्थिर साधनों के प्रयोग के लिए किए जाने वाले व्ययों के योग को स्थिर या फिर अपरिवर्तनीय लागत कहते हैं। अपरिवर्तनीय यानी कि परिवर्तन उसमें नहीं होता, एक बार में जितना होना था खर्चा हो गया है। यह स्थिर लागत सदैव समान रहती है। जो स्थिर लागत होती है वो समान रहती है, उसमें बार बार चेंजेस नहीं होते हैं। अर्थात उत्पादन की इकाइयों के बढ़ने या फिर घटने से इसमें कोई वृद्धि या फिर कमी नहीं होती है। देखिए, कंपनी का स्ट्रक्चर एक बार बन गया, उसमें आप कितना ही प्रोडक्शन कीजिए, कम कीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला स्थिर लागत में। तो इस तरीके की लागत हमारी स्थिर लागत या फिर अपरिवर्तनीय लागत कहलाती है। उसके बाद परिवर्तनशील लागत हम किसे कहते हैं। तो परिवर्तनशील लागत का मतलब होता है कि जो लागत चेंज होती रहती है। उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग की लागत परिवर्तनशील लागत कहलाती है। मान लीजिए आज मजदूरों का रेट 100 रुपये पर डे चल रहा है, कुछ दिनों बाद 200 रुपये चलेगा, कुछ दिनों बाद 300 चलेगा, तो रेट चेंज होता रहता है। उसके बाद ईंधन का रेट भी चेंज होता रहता है। तो ये हमारे अपरिवर्तनशील लागत कहलाती है। और यह लागत उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रखती है, यानी कि उत्पादन की जो मात्रा होती है उस पर डिपेंड भी करती है और नहीं भी करती है। तो ये हमारी परिवर्तनशील लागत कहलाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो एक या दो परिवर्ती साधनों सहित उत्पादन फलन जिसके अंतर्गत फर्म या दो साधनों को परिवर्तनशील रखते हुए अन्य सभी साधनों को स्थिर रखती है, एक परिवर्तनशील साधन वाले उत्पादन फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। तो ये हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन हो गया। एक परिवर्तनशील साधन वाले उत्पादन फलन को, जो परिवर्तनशील होता है उसे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं, जो वाला फलन परिवर्तनशील होता है। उसके बाद दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। तो सभी परिवर्ती साधनों सहित उत्पादन फलन जिसके अंतर्गत फर्म उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी साधनों को बढ़ाती है। कोई भी कंपनी है उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें साधन बढ़ा रही है, तो इन सभी परिवर्ती साधनों सहित उत्पादन फलन की दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। तो इन सभी साधनों को हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्पत्ति ह्रास नियम या फिर ह्रासमान प्रतिफल नियम या फिर परिवर्तनशील अनुपात के नियम, किसी भी नाम से आ सकता है आपको। तो प्रो मार्शल के अनुसार यदि कृषि कला में किसी प्रकार का सुधार ना हुआ हो तो भूमि पर उपयोग की गई पूंजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि होने पर समानता कुल उपज अनुपात से कम वृद्धि होती है। प्रो मार्शल जी ने ये कहा है। उसके बाद पूर्ति का नियम हम देख लेते हैं क्या होता है। तो यदि किसी समय बिंदु पर पूर्ति की तकनीक दशाओं के अलावा अन्य बातें यथावत रहती हैं, यानी कि चेंज नहीं होती हैं, तो वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में भी परिवर्तन होने लगते हैं। देखिए, अगर कीमत में चेंज होगा तो पूर्ति में भी चेंज होने लगेंगे। वस्तुतः कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि
डिपेंडेंसी होती है किसमें, कीमत और पूर्ति में। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। अगर वस्तु की कीमत में हम वृद्धि करेंगे तो पूर्ति उसकी बढ़ जाएगी, और उसमें कमी होने पर पूर्ति घट जाती है। पूर्ति में परिवर्तन के साथ साथ उसकी दिशा में पूर्ति के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को पूर्ति का नियम हम कहते हैं। देखिए, पूर्ति के में अगर परिवर्तन होगा तो उसकी दिशा में, यानी कि पूर्ति अगर बढ़ेगी तो हमारा रेट भी बढ़ेगा, और पूर्ति घटेगी तो रेट भी घटेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ति का नियम कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण। तो साधनों में अविभाज्यता। उत्पत्ति के कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें हम छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते। उसके बाद उत्पत्ति के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते। देखिए, स्थानापन्न का मतलब है कि मान लीजिए आपको चाय बनानी है और आपके घर में शक्कर नहीं है, गुड़ है, तो आप शक्कर की जगह पर गुड़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो स्थानापन्न चीज़ें कहलाती हैं, यानी कि एक के स्थान पर दूसरे का हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉबिन्स के अनुसार एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर एक सीमा तक ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है, एक लिमिट तक, इसलिए उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद उत्पत्ति के एक या एक से अधिक साधन का स्थिर रहना। ऐसी स्थिति में कुछ साधनों जैसे भूमि या फिर पूंजी को स्थिर रखा जाता है। श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो परिवर्तनशील लागत श्रम को स्थिर साधनों कि कम से कम एक मात्रा के साथ कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उत्पादन शक्ति कम हो जाती है और उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद अगला है उत्पादन के साधनों में सीमितता। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब उत्पादन कार्य में किसी स्थिर मात्रा में लगाए जाने वाले साधन के साथ परिवर्तनशील मात्रा में लगाए जाने वाले साधनों की इकाइयों को बढ़ाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं वो हमें बतानी है। तो कुछ साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील होता है। कुछ साधन स्थिर रहते हैं और एक साधन में परिवर्तन होता रहता है। संगठन व उत्पादन विधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संगठन यानी कि ग्रुप। परिवर्तनशील साधन की सब इकाइयां एक जैसी होती हैं, जितनी भी इकाइयां होती हैं सब एक जैसी होती हैं। नियम का संबंध वस्तु के मूल से न होकर भौतिक मात्रा से होता है। उसके बाद इनमें मान लिया जाता है कि उत्पादन के साधनों के मिलने के अनुपात में इच्छानुसार परिवर्तन संभव है। तो ये हमारे क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमाएं हो गई। अगला टॉपिक है हमारा पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर। तो पूर्ति का आशय जानने के लिए पूर्ति एवं स्टॉक के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। स्टॉक का आशय किसी वस्तु की कुल मात्रा से है। स्टॉक का मतलब होता है किसी वस्तु की कुल मात्रा से, कंप्लीट मात्रा से, जो बाजार में थोड़े समय में सूचना मिलने पर विक्रय के लिए लाई जा सकती है। अगर बाजार में नीड हुई तो थोड़े ही समय में उसे हम बाजार में ला सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसके विपरीत पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से होता है जो कि वास्तव में बाजार में एक निश्चित कीमत पर विक्रय के लिए रखी गई है। अधिक वैज्ञानिक अर्थ में पूर्ति को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि किसी वस्तु की पूर्ति से आशय उस मात्रा से जो किसी काल में कीमत विशेष पर बाजार में उपलब्ध होती है। तो ये हमारा पूर्ति और स्टॉक हो गया। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला है हमारा पूर्ति के प्रकार। पूर्ति कितने तरीके की होती है। सबसे पहला बाजार पूर्ति। तो अन्य शब्दों में बाजार पूर्ति को अति अल्पकालीन पूर्ति भी कहते हैं। अति अल्पकालीन यानी कि बहुत कम समय के लिए। इस प्रकार के बाजार में पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाजार पूर्ति कुछ घंटे, एक दिन के संबंध में भी हो सकती है। देखिए, बाजार में ज़रूरत कुछ घंटों के लिए चीज़ों की पड़ सकती है या फिर एक दिन के लिए। ये हमारी पूर्ति हो गई। बाजार पूर्ति बहुत कम समय के लिए होती है, अल्पकालीन होती है बाजार पूर्ति। उसके बाद अल्पकालीन पूर्ति। तो बाजार पूर्ति की अपेक्षा अल्पकालीन पूर्ति में विक्रेता के पास अधिक समय होता है। जो बाजार पूर्ति की अपेक्षा इसमें थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है विक्रेता के पास। इसी अधिक समय के कारण विक्रेता वस्तु की पूर्ति के अनुसार थोड़ी बहुत वृद्धि या फिर कमी कर सकता है। उसे टाइम मिल जाता है एडजस्ट करने के लिए। अगर ज़रूरत है तो वो चीज़ें ले आएगा, अगर कमी है तो वो चीज़ों को निकाल देगा। उसके बाद दीर्घकालीन पूर्ति। तो दीर्घकालीन पूर्ति में विक्रेता के पास समय का अभाव नहीं होता। समय की पर्याप्तता के कारण विक्रेता अपनी वस्तु को पूर्ण रूप से मांग के अनुसार बढ़ा या फिर घटा सकता है। इसमें पूर्ति जो होती है वो काफ़ी समय के लिए हो सकती है। तो जो विक्रेता होता है वो मार्केट में क्या हालचाल है उसके हिसाब से चीज़ों को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। सामूहिक पूर्ति। जब वस्तु विशेष की पूर्ति विभिन्न स्रोतों से की जाती है तो उसे सामूहिक पूर्ति हम कहते हैं। उदाहरण के लिए शक्ति सामूहिक पूर्ति के उदाहरण है, क्योंकि शक्ति की पूर्ति विद्युत, कोयला, जल, पवन आदि से होती है। यानी कि शक्ति की पूर्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से भी बनाई जा सकती है, कोयला से भी, जल से भी, पवन से। तो ये हमारी सामूहिक पूर्ति कहलाती है। उसके बाद
संयुक्त पूर्ति क्या होती है? तो जब किसी स्रोत से दो या दो से अधिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो उसे संयुक्त पूर्ति हम कहते हैं। तो पूर्ति के कितने प्रकार हो गए? सबसे पहला बाजार पूर्ति, दूसरा अल्पकालीन पूर्ति, तीसरा दीर्घकालीन पूर्ति, चौथा सामूहिक पूर्ति और पांचवा संयुक्त पूर्ति। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा उत्पादन फलन की विशेषताएं हमें बतानी है। तो उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं है। उत्पादन फलन का काम केवल उत्पादन के साधनों तथा उपज की भौतिक मात्रा के संबंध की व्याख्या करना है। इसलिए मूल रूप से उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग धारणा मानी जाती है, आर्थिक नहीं। डिपेंड करता है कि उत्पादन हमें कितना करना है कितना नहीं। तो यह इंजीनियरिंग समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं होती है। समय निरपेक्ष धारणा, उत्पादन फलन एक समय निरपेक्ष धारणा है, अर्थात उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है, एक पर्टिकुलर टाइम से होता है। उसके बाद उत्पादन फलन स्थितिक तकनीक का विषय है। उत्पादन फलन तकनीकी ज्ञान के स्तर को यथा स्थिर मानकर चलता है, क्योंकि तकनीक के बदल जाने से उत्पादन की मात्रा भी बदल जाती है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है अगर बदलेगी तो हमारे उत्पादन भी बदल जाएगा। अभी अच्छी मशीनें आ रही हैं तो ज़्यादा उत्पादन होगा, मान लीजिए मशीनें खराब हैं तो कम उत्पादन होगा। उत्पादन फलन कीमत निरपेक्ष होता है। जो उत्पादन फलन का संबंध केवल उत्पादन की भौतिक मात्रा से होता है, उत्पादन के साधनों तथा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों से नहीं। यद्यपि उत्पादन फलन कीमतों से स्वतंत्र होता है। देखिए, इसका मतलब होता है कि आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका कीमत से कोई लेना देना नहीं होता है। उत्पादन फलन साधनों की प्रतिस्थापन संभावनाओं को स्वीकार करता है। उत्पादन फलन की धारणा यह स्वीकार करती है कि उत्पादन के साधनों पर परस्पर प्रतिस्थापन करना संभव है। प्रतिस्थापन यानी कि एक चीज़ की जगह पर दूसरी चीज़ यूज़ कर लेना, अर्थात किसी एक साधन विशेष के स्थान पर किसी दूसरे साधन का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद उत्पादन फलन स्थितिक अर्थशास्त्र का विषय है, क्योंकि उत्पादन का सिद्धांत तकनीकी ज्ञान के स्तर, साधनों की कीमतें तथा समय अवधि को निश्चित मानकर चलता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पूर्ति के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, या फिर पूर्ति को निर्धारित करने वाले घटक, या फिर पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। आपको इतनी तरीकों से यह चीज़ पूछी जा सकती है। तो पूर्ति हम समझ लेते हैं क्या होती है। किसी वस्तु की पूर्ति से आशय उस मात्रा से है जो किसी अवधि में कीमत विशेष पर बाजार में उपलब्ध होती है, ये हमारी पूर्ति हो गई। तो अब पूर्ति के कारक हम देख लेते हैं। सबसे पहला वस्तु की विशेष कीमत। वस्तु की कीमत अधिक होने पर पूर्ति अधिक होगी। देखिए, जो हमारी पूर्ति होती है वो किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहला वस्तु की विशेष कीमत। अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो पूर्ति भी उसकी ज़्यादा होगी। उसके बाद अन्य वस्तुओं की कीमतें। जो हमारी पूर्ति होती है वो जो हम वस्तु यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी वस्तुएं जो यूज़ हो सकती हैं उनकी जो कीमतें होती हैं उस पर भी डिपेंड करती है। उत्पादन के साधनों की कीमतें। यदि उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और पूर्ति में कमी हो जाएगी, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके विपरीत यदि उत्पादन के साधनों की कीमतें कम होती हैं तो वस्तु की लागत कम होगी और वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। उसके बाद कर नीति। कर नीति यानी कि जो टैक्स पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो सरकार की कर नीति का वस्तु के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर कर ज़्यादा लगाएगी सरकार तो हमें रेट ज़्यादा देना पड़ेगा कोई भी वस्तु का। उसके बाद तकनीकी ज्ञान, यानी कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है उसका ज्ञान होता है या नहीं। तकनीकी ज्ञान से विभिन्न वस्तुओं की पूर्ति में निरंतर वृद्धि होती है। तकनीकी सुधारों से वस्तुओं की लागतें नीची हो जाती हैं। अगर हम अच्छी मशीनें यूज़ करेंगे, उनमें वेयर एंड टियर नहीं होगा, ख़राब नहीं होंगी जल्दी, तो वस्तुओं की कीमतें कम होंगी। उसके बाद उत्पादकों में परस्पर समझौते। कभी कभी उत्पादक आपस में समझौते कर लेते हैं, तब वस्तु की पूर्ति में कमी या फिर वृद्धि हो सकती है। परिवहन व संचार साधन। यदि परिवहन व संचार के साधन विकसित हैं तो वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित एवं पर्याप्त बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। देखिए, अगर हमारे पास परिवहन के साधन या फिर संचार के साधन अच्छी मात्रा में हैं तो हम पूर्ति को मेंटेन कर सकते हैं। प्राकृतिक घटक देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। कुछ वस्तुओं का उत्पादन प्राकृतिक घटकों पर भी निर्भर करता है, यानी कि हमारी जो नेचर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। यदि प्राकृतिक घटक पक्ष में है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी, अन्यथा नहीं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पूर्ति का नियम और पूर्ति के नियम के अपवाद। पूर्ति का नियम क्या होता है और इसके अपवाद क्या क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो पूर्ति का नियम मांग के नियम के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो पूर्ति का नियम होता है वो मांग के अपोजिट दिशा में कार्य करता है। अगर हमारी पूर्ति बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम होगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी। यदि किसी समय विशेष पर पूर्ति की तकनीकी दशाओं के अलावा अन्य बातें समान रहें तो वस्तु विशेष के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में भी परिवर्तन होते हैं, अर्थात मूल्य और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। मूल्य और जो पूर्ति होती है उसमें प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। मूल्य में परिवर्तन के साथ साथ उसकी दिशा में पूर्ति घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को हम पूर्ति का नियम कहते हैं। देखिए, मूल्य में परिवर्तन अगर होगा और उसी की दिशा में अगर
जो हमारी पूर्ति है घटेगी या फिर बढ़ेगी, उसको ही हम पूर्ति का नियम कहते हैं। नियम की मान्यताएं हम देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो क्रेता यानी कि खरीदने वाले, विक्रेता यानी बेचने वाले। तो क्रेताओं और विक्रेताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में भी परिवर्तन होना चाहिए। उत्पादन के साधनों की कीमतें यथावत मान ली जाती हैं। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की आदत, स्वभाव एवं रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी पूर्ति के नियम की मान्यताएं होती हैं। अब हम अपवाद देख लेते हैं। सबसे पहला है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। तो पूर्ति का नियम उस दिशा में लागू नहीं हो पाता है जब ये आशा हो कि वस्तु की कीमत में भविष्य में अभी और परिवर्तन होंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की कीमत वृद्धि हो जाए तथा आशा हो कि अभी इसकी कीमत में और परिवर्तन होगा, तब उस वस्तु की पूर्ति बढ़ने या फिर घट जाएगी, क्योंकि उत्पादक एवं विक्रेता उसका अधिक स्टॉक करना पसंद कर लेंगे। देखिए अभी सोने के रेट ज़्यादा थे तो लोगों ने खरीद लिया और अब रेट डाउन हो गए। तो रेट पर भी डिपेंड करता है कि भविष्य में रेट बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। अगर अभी कम है और आपको चांस लग रहा है कि बढ़ जाएंगे तो आप बहुत सारा स्टॉक करके रख लेंगे। तो ये डिपेंड होता है। उसके बाद कृषि उत्पादन संबंधी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो कृषि वस्तुओं के उत्पादन पर भी ये नियम लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भर होती है। जो हमारा कृषि होती है वो प्रकृति पर निर्भर होती है। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी और हमें उत्पादन ज़्यादा होगा। कीमत में वृद्धि होने पर भी कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक नहीं होता। उसके बाद यह नियम नीलामी की वस्तुओं पर लागू नहीं होता। जो नीलामी की वस्तुएं होती हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। यह नियम नीलामी की वस्तुओं पर लागू नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की पूर्ति हमेशा रहती है। उसके बाद श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुओं पर भी यह नियम लागू नहीं हो पाता है। जो श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुएं होती हैं उन पर भी यह नियम लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर भी इनकी पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके बाद अल्प विकसित तथा पिछड़े राष्ट्रों की श्रम की पूर्ति पर लागू नहीं होता। तो पूर्ति का नियम श्रम की पूर्ति पर लागू नहीं होता। विशेषकर अल्प विकसित राष्ट्रों में श्रम की पूर्ति इस नियम के अनुसार नहीं होती है। तो ये हमारे अपवाद हो गए पूर्ति के नियम के। उसके बाद पूर्ति की लोच का अर्थ और प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पूर्ति की लोच क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो मांग की लोच के समान ही पूर्ति की लोच का अध्ययन किया जाता है। देखिए लोच का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जिस प्रकार मांग की लोच कीमत व मांग की मात्रा के बीच संबंध बताती है, उसी प्रकार कीमत में परिवर्तन से पूर्ति की मात्रा में भी होने वाले परिवर्तन की माप को हम पूर्ति की लोच कहते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्ति की लोच वह तकनीकी धारणा है जो कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप प्रस्तुत करती है। तो ये हमारी पूर्ति की लोच हो गई। प्रो बोल्डिंग एक अर्थशास्त्री थे, उनके अनुसार कीमत और पूर्ति की मात्रा में जो संबंध होता है वह एक कुत्ते और सीटी के बीच का संबंध होता है। जितनी जोर से सीटी बजेगी उतनी तेजी से कुत्ता भागेगा। इसी प्रकार जितनी तेजी से कीमत बढ़ेगी उतनी ही तेजी से पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये कुत्ते और सीटी में संबंध होता है, उस तरीके का संबंध होता है। उसके बाद प्रभावित करने वाला कारक हम जान लेते हैं। सबसे पहला वस्तु की प्रकृति। तो वस्तु की प्रकृति का पूर्ति की लोच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जो वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है उसकी पूर्ति बेलोचदार होती है। जो जल्दी नष्ट हो जाएंगी उनका स्टॉक करना फायदेमंद नहीं होता है। उसके बाद उत्पादन लागत। यदि उत्पादन में वृद्धि करने पर औसत लागत में तेजी से वृद्धि होती है तो कीमत में वृद्धि होने पर भी उत्पादकों को उत्पादन वृद्धि की विशेष प्रेरणा नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में पूर्ति की लोच कम हो जाएगी। उसके बाद समय। पूर्ति की लोच समय अवधि पर भी निर्भर होती है। समय अधिक होने पर पूर्ति की मात्रा में काफ़ी परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि अल्पकाल में यह संभव नहीं होता। ये टाइम पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद भावी कीमतों में परिवर्तन। यदि उत्पादक वस्तु की भावी कीमतों में वृद्धि की आशा करते हैं तो वे वस्तु की वर्तमान पूर्ति में कमी कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ति बेलोचदार हो जाएगी। उसके बाद उत्पादन की प्रणाली। तो यदि किसी उद्योग में जटिल उत्पादन तकनीकों एवं प्रणालियों के प्रयोग किया जाता है तो उद्योग उत्पादित वस्तु की पूर्ति प्राय बेलोचदार होगी। तो ये हमारे प्रभावित करने वाले कारक हो गए। पहले हम समझ लेते हैं कि ये पूर्ति की लोच होती क्या है। तो पूर्ति कीमत और पूर्ति की मात्रा में संबंध होता है, वह कुत्ते और सीटी के संबंध की तरह होता है। जितनी जोर से सीटी बजेगी, देखिए जो कीमत और पूर्ति में संबंध होता है वो कुत्ते और सीटी के बीच में संबंध की तरह हम समझ सकते हैं। जितनी जोर से सीटी बजेगी उतनी जोर से कुत्ता भागेगा। इसी प्रकार जितनी तेजी से कीमत बढ़ेगी उतनी ही तेजी से पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाएगी। उसके बाद ये प्रभावित करने वाले कारक थे हमारे। उसके बाद पूर्ति की लोच को हम
वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इस तरीके से भी पूर्ति की लोच हम ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।